हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल लेक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हिंदी और हिंदी में हम कराने वाले टॉपिक हैं वर्णमाला। वर्णमाला को हम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो आप बने रहें शुरू से लास्ट तक पूरी वीडियो में। और करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्ण की। तो दोस्तों वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण किन्हें कहा जाता है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि कहा जाता है, और उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है। वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन में वर्ण को बांटा गया है। बात कर लेते हैं स्वर की। तो स्वर की जब हम बात करेंगे तो दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्वर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मुख से वायु निकलती है तो वो वायु यदि बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको स्वर कहा जाता है। मुख से निकलने वाली वायु को जो बिना किसी अवरोध के निकलती है या बिना किसी टकराव के निकलती है उसको स्वर कहा जाता है। और स्वर मुख्य रूप से अगर बात करें तो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 11 कौन कौन से होते हैं। तो ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और ऋ। ये क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। अब बात इसको कर लेते हैं कि जो स्वर है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार होते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो हम बात कर लेते हैं जो स्वर है आपका, वो एक तो होता है हृदय स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर की हम बात कर लेते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर की परिभाषा की बात करें, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे ए, ई, उ और ऋ। ये 4 जो स्वर दे रखे हैं ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। इनकी संख्या 4 है। आप बात कर लेते हैं आपसे कि यहाँ पर मूल स्वर कितने होंगे। तो दोस्तों जो मूल स्वर होते हैं तो मूल स्वर है 4। कौन कौन से? ए, ई, उ और ऋ। ये चारों के चारों मूल स्वर कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो 7 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। इनकी परिभाषा क्या होगी? तो दोस्तों दीर्घ स्वर की परिभाषा हो जाएगी कि जिनके उच्चारण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। बात कर लेते हैं यहां से कि दीर्घ संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई, उ। दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सॉरी 3 होते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसी में, तो दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं इसी में बात कर लेते हैं हम कि यहां पर आपको संयुक्त स्वर की बात मिलती है। क्या मिलती है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों यहां बात कर लेंगे संयुक्त स्वर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। ए और ओ, औ। ये 4 जो स्वर हैं ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है इनको? संयुक्त स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर की बात करें कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत समय लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। कभी कभी इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
कि ओम। तो ओम जब आप यहां पर बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो कुछ ज्यादा समय लगेगा, ओम। तो इस तरीके से ज्यादा यहां पर टाइम लगा, तो ये जो टाइम होगा ये ज्यादा लग रहा है प्लुत स्वर में, तो इसलिए इनको प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखें, प्लुत स्वर के नाम से भी इसको अभी पूछ लिया जाता है। तो आप यहां तक समझ पाए होंगे मेरी बात को, क्योंकि स्वर के बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में, प्लुत स्वर के बारे में। अब यहां से बात कर लेते हैं अग्र स्वर। आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि अग्र स्वर, तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं भाई? अग्र स्वर का मतलब हुआ कि मतलब मुख के अगले हिस्से से जिनको बोला जाता है उनको अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं, आपका ई, ए, ऐ, ये 4 स्वर जो दे रखे हैं ये अग्र स्वर कहा जाता है इनको। माध्य स्वर की बात कर लेते हैं, तो माध्य स्वर कौन सा होता है? माध्य स्वर। तो दोस्तों माध्य स्वर केवल एक है, ए जो दे रखा है ये माध्य स्वर में आता है। पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, पश्च स्वर। तो दोस्तों जो पश्च स्वर होता है वो होते हैं ओ, औ, उ और ऊ भी होता है, उ, ओ, औ और औ, ये होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर कहला जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं व्यंजन, मतलब ध्वनि के आधार पर हम व्यंजनों की बात कर लेते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? आप बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि व्यंजन कितने होते हैं। एक तो चीज है कि मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन की मैं बात यहां पर आपसे कर रहा हूं कि मूल व्यंजन कितने होते हैं। मूल व्यंजन, तो दोस्तों कभी भी आपसे पूछा जाए मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो आपने सुना होगा कि मूल व्यंजन 33 होते हैं और व्यंजन 41 भी होते हैं। कितने? 41 भी होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो आप 33 को टिक करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो आप 41 पे लगाएंगे। लेकिन जो ऑप्शंस में आपको दोनों दे रखे हो, आपको 33 भी दे रखा हो और 41 भी, तो आपसे पूछा जाए व्यंजन तो 41 और मूल व्यंजन तो आपको 33 लगाना होगा। अब इनको समझ लेते हैं कि ध्वनि के आधार पर ये 33 किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर क्या वर्ग। अब क्या वर्ग में कौन कौन क्या क्या होता है? जो आपको क्या वर्ग है इसको बोलते हैं क्या वर्ग जो होता है इसको बोलते हैं कै, खे, गे, घे, अण। ठीक है, इस तरह से। दूसरा आपका आ जाता है च वर्ग। तो च वर्ग जो होता है ये होता है च, छ, जे, झे, अण, अण। उसके बाद आपका आता है ट वर्ग, और ट वर्ग जो होता है दोस्तों ट वर्ग, ट, ठ, ड़, ढ, अण। उसके बाद आता है आपका त वर्ग, और त वर्ग में होता त, थ, द, ध और न। इसके बाद आता है आपका पै वर्ग, और पै वर्ग होता है दोस्तों पै, फ, व, भ और न। ठीक है, ये अगर हम उच्चारण की बात के आधार पर करें, ये ध्वनि के आधार पर बात करें, तो यहां पर मैंने कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ढ, अण, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, ये लिख दे यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो इनको किस तरह से इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक तरीके से यहाँ आपको समझा देता हूं कि कहीं इस तरह से अगर जो मुख बना हुआ है ये इस तरह से, इसी कोई वाणी यहाँ से निकल रही है, तो आपने देखा जो गले का लास्ट वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको कहा जाता है कंठ। इसको क्या कहा जाता है? कंठ है, ये कंठ कहा जाता है। और इससे अगला वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है, तालु। और इससे अगले हिस्से को क्या कहा जाता है? मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा? मूर्धा। उसके बाद इसको दंत कहा जाता है, और लास्ट में इसको कहा जाता है ओष्ठ या ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। तो ये इस तरह से ध्वनि के आधार पर इन वर्णों का मतलब सिलेक्शन किया गया है, ये इनको अलग किया गया है। तो सबसे पहले जो कैवर्ग की मैं बात कर लेता हूं, तो इस कैवर्ग को कहा जाता है, जो ये कैवर्ग है इस कैवर्ग को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है कंठ। मतलब गले से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं उनको कंठ कहा जाता है,
कंठ्य व्यंजन कहा जाता है, मतलब कैबंध जो है ये वाला, इसको क्या कहा जाए, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होंगे। तालु की हम बात कर लेते हैं। तालु व्यंजन आपका तालु, ये तालव्य व्यंजन इनको कहा जाता है, मतलब च वर्ग जो है वो तालव्य व्यंजन है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जो ट वर्ग है, तो ट वर्ग क्या कहा जाता है, मूर्धन्य या मूर्धन्य की बात कर लेते हैं, तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। कि मूर्धन्य का मतलब ये है कि ये मुख के मध्य हिस्से से बोला जाता है, जिसमें ट है, जिसमें जो आपका होठ है ये क्या रहेंगे, शांत, जबकि इसमें क्या करना है, जीभा के द्वारा ही ज्यादातर इसमें बोला जाता है। ट ठ ड ढ़ ड़ इस तरह से हो जाएगा। दंत व्यंजन, मतलब कहने का ये है कि जो टैवर के व्यंजन हैं उनको दंत व्यंजन कहा जाता है। दंत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें जीवा ऊपरी वाले दांतों के जड़ में जाके टकराती है और तब ध्वनि निकलती है, उसको क्या कहा जाता है, दंत व्यंजन कहा जाता है। जैसे तय बोलेंगे तो जीभ, ये जीभा जो जाके ऊपर वाले दांत हैं उनके जो जड़ में जाके लगेगी, तो वहां से जो ध्वनि निकलेगी वो क्या कहलाएगी, दंत व्यंजन कहलाएंगे। जैसे त थ द ध न, तो इस प्रकार के जो व्यंजन हैं वो क्या कहलाएंगे, दंत व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। बात कर लेते हैं औष्ठ्य व्यंजन। तो औष्ठ्य जो व्यंजन है दोस्तों, औष्ठ्य व्यंजन पैवर को औष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्यंजन है उनको होठों की सहायता से बोला जाता है। जैसे प फ व भ म, तो ये क्या होंगे, मतलब औष्ठ्य व्यंजन इनको कहा जाएगा, क्योंकि ये होठ के सहारे से या होठों के द्वारा इनको बोला जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं कि इनमें दो व्यंजन और मिलते हैं, जैसे आप पढ़े और एक हेड है, ये दो व्यंजन मिल जाते हैं। इन दोनों व्यंजनों को क्या कहा जाता है, गौण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौण व्यंजन या उत्क्षेपित व्यंजन भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्षेपित या गौण व्यंजन ड़ और ढ को कहा जाता है। तो ये बात आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं य, र, ल और व। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं बात यहाँ से, जो य दे रखे हैं अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। और इन सभी व्यंजनों को जो कहा जाता है इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। वैसे ये भी जो दोनों हैं ये भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं, तो इन्हें अगर ऐड किया जाएगा तो ये 27 व्यंजन हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, और 4 आपके क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए, 29 व्यंजन हो गए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लय की, तो ये लय व्यंजन जो है इस व्यंजन को क्या कहा जाता है, यह व्यंजन पार्श्व व्यंजन है। कैसा, पार्श्व, ये पार्श्विक क्या है, ये व्यंजन है। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये व्यंजन जब इसको बोला जाता है तो जीवा जो है ऊपर तालुबे से लगती है, और लगने के बाद जो साइड से हवा क्या होती है, इससे निकल जाती है। जैसे आप बोलेंगे लय, तो लय जैसे बोलेंगे तो जीवा ऊपर जाकर टकराएगी, और टकराने के बाद उसके साइडों से क्या होगा, वायु बाहर निकलेगी। तो इसलिए इसको पार्श्व मतलब साइड से हवा निकलना पार्श्व कहा जाता है। इसलिए लय को क्या कहा जाता है, पार्श्व व्यंजन भी इसको कहते हैं। बात कर लेते हैं र की, तो र को कहा जाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्यों, क्योंकि जब र हम बोलते हैं तो जीभ बेलन के आकार में मुड़ जाती है और तब ये इसकी ध्वनि बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लुंठित व्यंजन भी इसको कहा जाता है। और इन सभी व्यंजनों को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहा जाता है, इन सभी व्यंजनों को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर के नाम से इन सभी व्यंजनों को जानते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म आता है आपका से और है। ठीक है, ये 4 व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये 4 हैं। और आपने देखा 25 और 4 29 और 4 कितने होगा, 33, तो 33 व्यंजन इसके आधार पर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप मेरी समझ पाए होंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे इस तरह की बेहतर वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।